अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका एक बहुत ही कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू सबको पता होती है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नियर सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन इसका मतलब क्या है ये सबको नहीं पता होता। आप में से 98% बच्चे ऐसे होंगे जिनको उन बातों का नहीं पता होता जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और उनका पता होना चाहिए। उनके जहन में क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे कि ग्रेविटी क्या है, अर्थ सन के राउंड घूम रही है, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। मून अर्थ के राउंड घूम रहा है, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। टकराते क्यों नहीं हैं, गिरते क्यों नहीं हैं? इसके अलावा हल्की और भारी चीज़ें जो छोड़ें तो वो नीचे पहले कौन आएगी? अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होगा? अगर ग्रेविटी कम हो तो क्या होगा? मून पे ग्रेविटी कितनी है, मार्स पे ग्रेविटी कितनी है, और इस तरह की बातें, न्यूटन के लॉज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और इससे रिलेटेड बहुत कुछ जो सारी चीज़ें जब मैं आपको बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, इन सब का ताल्लुक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही है, जो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। मैं स्टार्ट पे इतना बताता चलूँ कि मुझे इस स्मॉल जी को समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और बड़ा टाइम लगा था। स्कूल से जब निकला तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आपको पता है, या स्कूल्स के सिस्टम उस तरह के हैं कि वैसे बताया नहीं जाता, या हम नालायक होते हैं, समझना नहीं चाहते। लेकिन मुझे यह है कि इन चीज़ों की समझ ना होने की वजह से एक वक्त ऐसा भी मुझे लगने लग गया था कि यार फिज़िक्स बहुत मुश्किल है। लेकिन इन चीज़ों की समझ आने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि यार फिज़िक्स बहुत आसान है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपको इन चीज़ों का मेरे तरीके से पता चल जाएगा तो आपको आहिस्ता आहिस्ता फिज़िक्स में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है और हम लोग जो बेसिक फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं वो तो प्योरली एक्सपेरिमेंट्स ही हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग छोटे छोटे से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो डेली लाइफ में आप ऑब्ज़र्व करते होंगे, और उन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ऑब्जर्वेशन है। आप लोगों ने चीज़ों को नोट करना है, आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस पैदा होंगे और मेरा ये लेक्चर आपके उन क्वेश्चंस के आंसर पे ही होगा और ऐसी बहुत ज़्यादा बातों पे होगा जो आप लोग नहीं जानते। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक ऑरेंज और एक एप्पल है। दोनों में से एप्पल थोड़ा भारी है। चलें, अगर हम लोग इन दोनों को एक हाइट से, जैसे कि ज़मीन से एक जितनी ऊंचाई से किसी ऊंची जगह पे आप खड़े हो जाएं, अगर यहाँ से भी सपोज इसको छोड़ें तो इनमें से पहले नीचे कौन जाएगा या दोनों एट ए टाइम नीचे जाएंगे, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं। किसी छत पे बैठ जाइएगा, एक ईंट एक पत्थर, ज़रूरी नहीं कि दोनों का मैथ सेम हो, लेकिन दोनों ज़रा भारी होने चाहिए। जैसे एक 5 किलो की, एक 7 किलो की, एक 10 किलो की, एक 18 किलो की हो। आप उनको एक जितनी ऊंचाई पे खड़े होके जब दोनों चीज़ों को बियक वक्त छोड़ोगे तो आप देखोगे कि दोनों चीज़ें जब नीचे जाके टकराएंगी एक जितना वक्त लेंगी और इकट्ठी जाके टकराएंगी। ये एक्सपेरिमेंट जो हम रिपीट कर रहे हैं, या आज से कई सौ साल पहले गैलीलियो ने किया था। आप जानते होंगे, स्कूल में पढ़ा होगा कि इटली का एक शहर है पिज़ा, जिसमें एक टावर है जिसको हम टावर ऑफ पिज़ा भी बोलते हैं। उस टावर की ज़मीन से हाइट जो है वो तकरीबन 57 मीटर है। उसके ऊपर चढ़ के गैलीलियो ने मुख्तलिफ कैनन बॉल्स को, हल्की और भारी, उनको ड्रॉप करके देखा और ये ऑब्ज़र्व किया कि वो कैनन बॉल्स एक जितना वक्त लेती हैं नीचे आने में। उन दोनों को, तीनों को, 10 को इकट्ठा छोड़ता था तो वो इकट्ठी आके ज़मीन से टकराती थी। अलग अलग भी छोड़ता था तो हर कैनन बॉल नीचे आने में एक जितना वक्त लेती थी। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमें गैलीलियो ने क्लियर कर दिया कि आप किसी हाइट पर खड़े होकर कोई चीज़ छोड़ोगे नियर सरफेस ऑफ अर्थ तो वो एक जितना टाइम लेगी नीचे आने में। लेकिन यहाँ पर एक तजाद है, कंट्राडिक्शन है। अगर हम लोग बात करें एक ऑरेंज की या एक बॉल की और एक फेदर की, एक पर की, मुर्गी का पर है सपोज, तो अगर हम लोग किसी हाइट पर, चले यहीं से बात कर लेते हैं, अगर हम लोग इन दोनों को छोड़ें तो इनमें से पहले नीचे कौन गिरेगा, इसको भी ऑब्जर्व कीजिएगा। तो यहां पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और ये जो ऑरेंज है, बॉल है, ये एप्पल है, ये फ़ौरन नीचे पहुंच जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये एप्पल है और ये एक बैलून है,
इनको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें से पहले अंडरस्टूड है कि इनमें से भी पहले नीचे कौन गिरेगा, एप्पल गिरेगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कंट्राडिक्शन की तो समझ आ गई। पहले हमने जो बात की थी ऑरेंज और एप्पल की, वो तो एक साथ नीचे आए थे, लेकिन यहाँ पर ये पर बेचारा पीछे रह गया और ये ऑरेंज पहले नीचे पहुँच गया। ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो डेली लाइफ में। एक दरख्त से पत्ता गिरता हो तो पत्ता तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा होता है, उसी दरख्त से फल गिरे तो फ़ौरन नीचे आ जाता है। और एक टिश्यू पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा, एक बैलून, इन चीज़ों को आप छोड़ते हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता, इसके मुकाबले में एक ईंट छोड़ते हो, एक पत्थर छोड़ते हो, ये खुद छलांग लगा दो कहीं से तो आप ज़रा उससे उसके मुकाबले में जल्दी आ जाते हो। तो प्यारे बच्चों, ये रीज़न यहाँ पर डिले होने की या आगे पीछे होने की, एक फेदर और एक ऑरेंज की, आपको पता है क्या है? एयर। और अगर हवा ना होती तो ये दोनों चीज़ें भी एक साथ आपको दिखता नीचे आ रही हैं, एक जितना टाइम लेती नीचे आने में अगर एक जैसी हाइट से छोड़ा हुआ है। और यही बात गैलीलियो ने भी कही थी कि इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, ऑल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो हल्के हैं चाहे भारी हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ। अभी इस डेफिनेशन को भी आप गोली मारो, मतलब बताने का आप उसी से समझो कि दोनों चीज़ें इकट्ठी नीचे आएंगी। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी हवा ना होती ये कैसे होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट भी आपने ऑब्जर्व किया होगा या सुना होगा कि अगर हम लोग एक बोतल में एक कॉइन और एक ये फेदर या कोई हल्की चीज़ दोनों रख के बोतल को उल्टा करें, ये ऑब्जर्व करें, तो हम देखते हैं यही चीज़ जो अभी हमने देखी थी कि कॉइन, सिक्का नीचे पहले आ जाता है और हल्की चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही, फिर उल्टा करें तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हम लोग किसी तरीके से इस बोतल से हवा को सक कर लें, हवा को वैक्यूम पंप के ज़रिए निकाल लें और फिर उस बोतल को उल्टा करें, तो हम लोग ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें यक वक्त एट ए टाइम एक साथ साथ नीचे गिरती हैं। स्टूडेंट्स, ये बोतल वाला एक्सपेरिमेंट भी पुराना हो गया है। अभी पिछले दिनों मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा है कि अंग्रेज़, आपको पता है उनके पास बड़ा पैसा होता है यार, वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इन चीज़ों पे। अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल नुमा कमरा, उसके अंदर उसको जो उसकी वॉल्स थी वो उन्होंने आई थिंक स्टील और एलुमिनियम वगैरह की बनाई और इस तरह का उसको बनाया कि जब वो बंद हो जाता है वो रूम, तो बाहर से उसके अंदर हवा नहीं आ सकती, मतलब इतना वो उसको एयर टाइट किया हुआ। उसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मतलब किसी हाइट से एक एप्पल को, एक बॉल को और एक फेदर को, उनको एक हाइट से छोड़ा और यही चीज़ जो भी आपने ऑब्जर्व की कि उनमें से पहले नीचे कौन आएगा, जाहिर है कि उनमें से पहले नीचे कौन आएगा, बॉल या एप्पल नीचे आएगा और फेदर जो है वो पीछे रह जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि स्पेशली डिज़ाइन इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने उसको किया था, उस सारे इन्वायरमेंट को, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो बड़े बड़े वैक्यूम पंप उसके साथ लगाए हुए थे, उससे उस सारे सिलेंडर में से हवा निकाली, उसको अच्छे तरीके से इवैक्यूएट किया, उससे एयर को बाहर निकाला। एयर को बाहर निकालने के बाद उसी हाइट से दोबारा फिर उन दोनों चीज़ों को छोड़ा और जब उन दोनों चीज़ों को वैक्यूम पंप से हवा निकालने के बाद छोड़ा तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया बाहर से बैठ के, वो अंदर कैमरे वगैरह लगाए हुए थे उन्होंने। तो प्यारे बच्चों, जब मैं ये कहता हूँ ना कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपको फील आनी चाहिए कि यार हवा ना होती तो, और जब कहा जाए ना कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर एक सर का बाल और एक ईंट दोनों को आप ऐसे छोड़ोगे तो वो एक साथ नीचे गिरेंगी, एक तरह से एक्सेलरेट होंगी, एक तरह से उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी और अगर सेम जगह से सेम हाइट से छोड़ा है तो इकट्ठी नीचे एक साथ साथ जाएंगी। और जब मैं कहता हूँ ना नियर सरफेस ऑफ अर्थ,
ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। फिलहाल नियर सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे कि पिज़ा टावर की हाइट क्या थी 57 मीटर, तो 57 मीटर ज़मीन से ऊंचा ये भी नियर सरफेस ऑफ अर्थ ही कंसिडर होता है। चले, आप दुबई में आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा, वो भी काफ़ी हाई उसकी हाइट है टावर की, आई थिंक वो 830 मीटर है, शायद 830 मीटर है वो ज़मीन से ऊंचा। उसके ऊपर भी आप खड़े होके एक सर का बाल और एक एप्पल दोनों छोड़ोगे, और सपोज कर लो कि साइडों पे जो एयर है वो सपोज ना होती, तो वो आप हल्की और भारी चीज़ को उस पर चढ़ के छोड़ोगे, एक फेदर को या एक ऑरेंज को या किसी मतलब चीज़ों, दो चीज़ों को छोड़ोगे, तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो भी एक साथ नीचे आएंगी, एक जैसे तेज़ होंगी और बिल्कुल साथ साथ आके एक जितना टाइम लेंगी नीचे जाके टकराने में। तो मेरे बच्चों, ये तो थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, लेकिन अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी क्या होती है। यही क्वेश्चन अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक नोबल लॉरिएट है, एक आदमी जिसको फिजिक्स में नोबल प्राइज़ मिला हुआ है, डेविड ग्रॉस। उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उससे यही क्वेश्चन पूछा गया। आप ज़रा उस इंटरव्यू को खुद देखिएगा। So my question is, what is gravity? Stunned silence. Any order? No, just jump in, please. I wish we really knew. So, I mean, we can certainly, it's easy enough to describe properties of gravity. It's easy enough to describe theories of gravity. We've had two marvelous theories. But what is, for somebody like me, raises the question marks and not the answers that we already know. So in a deep sense, we don't think we know the answer to that because of some of the things we'll be probably discussing later. But conceptually, I don't know. Right. मतलब ये है कि एक साइंटिस्ट जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है वो कह रहा है कि यार ग्रेविटी का मुझे नहीं पता कि कंसेप्चुअली क्या है। हाँ, ये हम सबको पता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि ये ऑरेंज है, इसको छोड़ेंगे नीचे गिरेगा, जी की वैल्यू 9.8 वगैरह वो हम आगे बात करते हैं, लेकिन ग्रेविटी है क्या इसका नहीं पता। अगर थोड़ा सा आप अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में कि आप कहाँ पर रह रहे हैं उसको सोचें, तो हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम उसका ये मॉडल है कि ये सन है और अर्थ उसके अराउंड तीसरा प्लैनेट है और ये मून है। तो आप जानते हैं कि इनकी रोटेशन कुछ इस तरह से है, ये इसकी रोटेशन अर्थ जो है वो स्पिन भी कर रही है, मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, और जो अर्थ और मून दोनों मिला के जो है वो सन के अराउंड इस तरह से चक्कर पूरा कर रहे हैं। और ये पूरा, अगर हम लोग इस पूरी रोटेशन की बात करें तो अर्थ जो है वो अराउंड सन एक पूरा चक्कर जो है, एक वन रेवोल्यूशन जो है वो आपको पता है 365 दिन। खैर उन चीज़ों को छोड़ें, अब देखें ये अर्थ जो है इसके अराउंड एक ऐसी जगह है जहाँ तक कोई भी चीज़ छोड़ेंगे, रख के छोड़ेंगे तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच लेगी। फॉर एग्जांपल आप ये मार्कर है तो इसको जैसे ये छोड़ते हो तो ये नीचे देखिए। आप यहाँ से एक बात और अपने जहन में बिठा लें कि ये सोलर सिस्टम, सन, अर्थ वगैरह, इनका एक्चुअल साइज़ क्या है, ये आप लोगों को मैट्रिक में या आप लोगों को बताया गया है, या थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, अर्थ घूम रही है, मूव कर रही है, हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है। अभी क्योंकि हम लोग ज़मीन पे रहते हैं तो हम लोग जस्ट ज़मीन के रेफरेंस से अगर बात करें तो ये मार्कर है, सपोज ये ज़मीन पे है, तो कहीं से भी मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो ज़मीन इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, कहीं से भी छोड़ूंगा तो एक ख़ास जगह है जहाँ तक ज़मीन किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है।
तो उस हम लोग जगह को हम कह देते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है। इसी तरह से मून जो चाहे छोटा है, चांद के अराउंड भी कुछ ऐसी जगह है जहां तक चांद कोई चीज छोड़ोगे तो चांद उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून कह देते हैं। इसी तरह से सन जो है, इसके अराउंड भी एक जगह है जहां तक कोई भी चीज जो है सन उसको छोड़ेंगे, ऐसे रखेंगे तो सन उसको अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून, अर्थ, सन, ये सारी चीजें ये वर्ड यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके जहन में ये भी होता है कि जमीन की ग्रेविटी खत्म, देर ऐसा इस कायनात में कोई पॉइंट नहीं है जहां पर ग्रेविटी ना हो। देखें, अगर आप जमीन की ग्रेविटी से यहां से निकलोगे, जरा दूर जाओगे, जहां इसकी ग्रेविटी कमजोर पड़ेगी वहां चांद की ग्रेविटी स्ट्रांग होगी, चांद खींच लेगा। इसी तरह से थोड़ा और अगले प्लेनेट मार्स की कशिश में चले जाते हो, जमीन की कशिश से निकलोगे, नेक्स्ट वो प्लेनेट खींच लेगा, या इस साइड पर आते हो तो मरकरी, वीनस वगैरह खींच लेंगे। तो मतलब अपने जहन से एक बात निकाल दें कि इस कायनात में एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जहां पर ग्रेविटी ना हो, चाहे वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, चाहे मार्स है, चाहे वीनस है, चाहे ग्रेविटी ऑफ सन है। तो ग्रेविटी हर जगह पर होती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम लोग ज़मीन की सरफेस पे रहते हैं, इस अर्थ की सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किसी प्लेनेट के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर जो उसकी ग्रेविटी होती है, जो उसकी अट्रैक्शन होती है, न्यूमेरिकली वो कितनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे समझ लें कि अर्थ जो है, ये सपोज ये अर्थ है, अभी हम लोग अर्थ के यहाँ पर इस जगह पे सपोज ये गाड़ी है, ये यहाँ पर है, ये अर्थ के ऊपर ऊपर जहाँ पर भी जा सकती है। हम लोग, आपको पता है, अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, कहीं पर भी ये गाड़ी है तो ज़मीन इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है। अभी अगर हम लोग ज़मीन की सरफेस की बात करें, जब मैं सरफेस बोला करूँगा तो आपको ये भी पता है कि ज़मीन एग्जैक्टली गोल नहीं है, थोड़ा एलिप्टिकल है, अंडानुमा इसकी शेप है, पिचकी हुई थोड़ी सी। तो जब मैं बोलता हूँ ना सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस सरफेस ऑफ अर्थ से आप एक पहाड़ समझ लें। आप लोग किसी ऊंची बिल्डिंग पे, आप फॉर एग्जांपल आप बुर्ज खलीफा पे चढ़े हुए हो, तो जब आप बुर्ज खलीफा पे भी चढ़े हुए हैं ना, तो वो भी सरफेस ऑफ अर्थ ही है। सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन के ऊपर बनी हुई जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उनकी छत पे भी खड़े हो जाओगे तो आप उसको भी सरफेस ऑफ अर्थ ही कंसीडर करें। अभी देखें, ये ऑरेंज है जो आपने छोड़ा था, तो ज़मीन ने इसको अपने सेंटर की तरफ खींचा कहीं से भी। अब अगर हम लोग इन चीज़ों को न्यूमेरिकली इनकी बात करें तो डियर स्टूडेंट्स देखें, आप मान लें कि ये जो ऑरेंज है, जब आपने इसको, अभी इसकी वेलोसिटी, अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। जैसे आप छोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, बड़ी मतलब, और नीचे गिरते हुए बढ़ती जाएगी। आप मान लें कि लेट ये अर्थ है और यहाँ से आपने इसको ऑरेंज को छोड़ा है ज़मीन की सरफेस के करीब, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और ज़मीन इसको किधर खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ। और ज़मीन इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है, ये आप लोग स्कूल में पढ़ चुके होंगे, G/m/r²। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर m क्या है, इस संतरे का मैस, और कैपिटल M क्या है, अर्थ का मैस। अर्थ का मैस कितना होता है ये आप जानते हैं, 6 × 10⁻24 kg, ये अर्थ का मैस होता है। रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि आप ज़मीन की सरफेस पे हो, तो ज़मीन की सरफेस पे आप जहाँ पे हो, ज़मीन के सेंटर से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट, उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो आप जानते हो कि 6400 किलोमीटर होती है। चलें, ये वैल्यूज़ तो आपको पता है। अब ये फोर्स है जो इस संतरे के ऊपर ज़मीन लगा रही है। ज़मीन का मैस क्या है, m, और संतरे का मैस क्या है, m। उसके बाद क्योंकि ये फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है, आप छोड़ते हो तो उसको खींच के, नीचे को खींच के उसकी वेलोसिटी बदलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और रिलेशन आप जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma। अगर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों को अगर हम लोग इक्वल करें तो यहाँ से आपके पास आएगा ma = Gmm/r²। दोनों को कंपेयर किया, ये आ गया, m से m कैंसल, a = Gm/r²। अब डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो एक्सेलरेशन है, ये कौन प्रोड्यूस कर रही है, अर्थ। इस ऑरेंज को कौन खींच रहा है, ज़मीन। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इसीलिए हम लोग इसको एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट किया करेंगे, G से। तो G = Gm/r²। ये जो स्मॉल g है, इसको ही हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ये g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये वैल्यूज लगाएं, ये डियर स्टूडेंट्स g क्या होता है, 6.67 10⁻⁻11 मैस ऑफ अर्थ, ये
6 इंटू 10⁻24 और ये अगर हम लगाएं 6400 किलो 10⁻3 इसका स्केयर। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जब आप आंसर निकालते हैं तो आपके पास आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर। इसका यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्केयर है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, जिसकी आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 भी कंसीडर कर सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग कह देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, और इसके मतलब को समझने के लिए मैं आपके सामने इक्वेशंस ऑफ मोशन का सहारा लूंगा। और इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये ए की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, जी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। जब कोई चीज़ छोड़ते हो नीचे गिरती है उसके लिए हम लोग प्लस लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्योंकि जब आपने चीज़ को छोड़ा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये आपके पास आ गया वी एफ इज इक्वल टू जी टी। इस जी की वैल्यू 9.8 है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको 10 कंसीडर कर लेते हैं, ज़रा इससे न्यूमेरिकली ज़रा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू 10t। अभी इसका मतलब क्या है 10t का? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, संतरे को, सेब को, किसी कैनन बॉल को, किसी चीज़ को भी छोड़ें। अब देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी एफ इज इक्वल टू 10t। मान लें जब आप टाइम, क्योंकि जब आपने इस ऑरेंज को छोड़ा है, जस्ट छोड़ा है, तो t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लगाएंगे तो वी एफ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। उसके बाद ये स्टूडेंट आपने इसको छोड़ दिया, अब ये गिर रहा है नीचे। अब इसके गिरने के बाद, छोड़ने के बाद 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 10। इसको छोड़ने के 2 सेकंड बाद 2, वी एफ इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20। 3 सेकंड बाद वी एफ इज इक्वल टू 30। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आप आगे चलते जाएं, 4 सेकंड बाद 40, 5 सेकंड बाद 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ज़रा गौर करें कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। 0 जब आपने छोड़ा था, अब गिर रहा है, 1 सेकंड बाद 10 हो गई, 2 सेकंड बाद 20 हो गई। जब तक नीचे फर्श नहीं आता, फ्लोर नहीं आता, इसने गिरते जाना है। एब्सेंस ऑफ एयर बात हो रही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आप एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन पे जाएं जो हमने पीछे पढ़ी थी। ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। अब आप यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कोई भी आप यहाँ पर वैल्यू लगा लें, लेट आप एक वैल्यू ये लगा लें और एक वैल्यू ये लगा लें। तो यहाँ पर वी एफ क्या है 20 और वी आई क्या है 10 डिवाइडेड बाई टाइम टी एफ 2 माइनस 1, तो ये आएगा 10/1, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल टू g इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू डेल v इज 10 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, जिसको आप कह सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो चीज़ नियर सरफेस ऑफ अर्थ आप छोड़ोगे, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10-10 करके चेंज होती जाएगी हर सेकंड में। तो इसी को हम लोग कह देते हैं g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अगेन बता रहा हूँ, नियर सरफेस ऑफ अर्थ आप बात कर रहे हो। नियर सरफेस ऑफ अर्थ मतलब बुर्ज खलीफा पे खड़े होके भी एक बॉल को, एक पत्थर को छोड़ते हो या खुद छलांग लगा देते हो सपोज, तो आप हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी जब आप नीचे आ रहे हो। तो दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में आप गौर करें कि क्या इस इक्वेशन में मैथ है, मतलब ये जो अभी हमने लिखी है, क्या इसमें ऐसा कोई जिक्र है कि आपने ऑरेंज छोड़ा है, कि एप्पल छोड़ा है, कि गाड़ी है सपोज, या क्या चीज़ है, मार्कर छोड़ा है? मैथ्स नहीं है इसमें, मैथ्स इंडिपेंडेंट है। तो यही तो चीज़ हमने पहले भी बात कर ली हुई है एक्सपेरिमेंटली, कि यही चीज़ उसने गैलीलियो ने कहा था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली। इसको कहते हैं जब आप चीज़ ग्रेविटी के हवाले कर देते हो तो हम कह देते हैं फ्री फॉल कर रही है, कोई और फोर्स उसको मुतासर नहीं कर रही, हवा भी नहीं है, आप हवा को भी छोड़ो। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, यहाँ पर भी वी आई क्योंकि 0 है, एस इज इक्वल टू ये आपके पास हाफ जी टी स्केयर
और g की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 10 लिखूं तो s इज इक्वल टू 5t²। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस रिलेशन का क्या मतलब हुआ, ये जो 5t² है इसको भी आप इसी तरह से ज़रा सोचें कि ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू 5t²। अब यहाँ पर आप t0 लगाएं, सपोज आपने t0 लगाया तो s क्या आ गया 0, मतलब जहाँ से भी आपने छोड़ा है, सपोज ये आप ये किसी टावर पे खड़े हो, ये ऊपर, तो यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ से आपने ये ऑरेंज फेंका है, छोड़ा है बल्कि, तो ये vi 0 मीन जब छोड़ा हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो अब ये जब नीचे आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना नीचे आया है, वो s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लें यहाँ s0। जब आप 1 सेकेंड लगाओगे यहाँ पर 1 सेकेंड, तो s क्या आ जाएगा आपके पास 5 × 1² s इज इक्वल टू 5 मीटर। इसी तरह से आप t इज इक्वल टू 2 लगाओगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। इसी तरह से आप जब इस फार्मूले में t इज इक्वल टू 3 लगाओगे यहाँ पर, तो s क्या आ जाएगा 5 × 3², ये आ जाएगा 45 मीटर। मतलब क्या है कि जो चीज़ ऑरेंज एप्पल या कुछ भी, या इवन कि एक फीदर या एक बाल, कोई भी चीज़ इन दी एब्सेंस ऑफ एयर आपने छोड़ी है, तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10-10 करके बढ़ती जाएगी जब तक नीचे कोई चीज़ नहीं आ जाती, फर्श वगैरह जो भी है। और वो जो डिस्टेंस कवर करेगी चीज़, जैसे उसने 1 सेकंड गुजरने के बाद कितना डिस्टेंस ऊपर से नीचे कितना गिर गई, 5 मीटर। वो टावर ऑफ पिज़ा की हाइट क्या थी, 57 मीटर। तो जब गैलीलियो ने कोई चीज़ छोड़ी होगी तो 1 सेकंड में वो कितनी नीचे आई, 5 मीटर। 2 सेकंड कितनी नीचे आई, 2 सेकंड में 20 मीटर। 3 सेकंड में कितनी आई, 45 मीटर। आप देखें हर अगले सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड बढ़ता, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, 0, 5, 20, 45। और क्योंकि तेज हो रही है भाई, तेज हो रही होगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो हर अगले सेकंड में पिछले सेकंड से ज्यादा फासला ही उसने तय करना है। अब इसी तरह से आप यहां पर देखें, वेलोसिटी हर सेकंड में 10-10 करके बढ़ती जा रही है, और जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो आप देखें वो हर सेकंड में अगले सेकंड में पिछले सेकंड से ज्यादा होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। क्योंकि आपको मैंने बताया था जब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ हो तो आप डिस्टेंस बोल लें, डिस्प्लेसमेंट बोल लें, एक ही बात होती है। वैसे ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जो एस है, आपसे पूछ ली क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि हम डिफाइन कर सकें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्या हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जिसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हो। गैलीलियो ने कहा था इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये बड़ी अहम बात है, हवा की गैर मौजूदगी में, ऑल ऑब्जेक्ट्स, मतलब हल्का है, भारी है, सर का बाल है, टिश्यू पेपर है, कैनन बॉल है, आप खुद हो, गाड़ी है, ट्रक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल्स फ्रीली, आजादाना गिरेंगे, फॉल्स फ्रीली नियर सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के करीब करीब। टावर ऑफ पिज़ा या बुर्ज खलीफा या कोई और ऊंची बिल्डिंग जितनी मर्जी जो ज़मीन पे बनी है, पहाड़ पे भी बात एक ही है तकरीबन। ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली नियर सरफेस ऑफ अर्थ विद कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसकी डेफिनेशन, और मेरा ख्याल है कि अब आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैथ्स का कोई चक्कर नहीं, हल्की चीज़ भारी चीज़ छोड़ोगे, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10-10 बढ़ेगी, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू नियर सरफेस ऑफ अर्थ तकरीबन क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एग्जैक्ट वैल्यू बात करें एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, नियर सरफेस ऑफ अर्थ का मैंने बार बार आपको कह रहा हूं, नियर सरफेस ऑफ अर्थ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट्स पर चले जाएं या ज़मीन की खुदाई करके ज़मीन के अंदर चले जाएं तो ये जी की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन अभी हम लोग चेंज की बात नहीं कर रहे, ज़मीन की बात हो गई
अर्थ की ग्रेविटी जी की वैल्यू, ज़मीन की कशिश, इस नंबर से अंदाज़ा लगा लें कि ज़मीन की सरफेस पे खड़े होके या ज़मीन पे बनी किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े होके, किसी टावर पे खड़े होके आप कोई चीज़ हल्की या भारी छोड़ोगे तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी नीचे गिरते हुए 10 बढ़ती चली जाएगी, जिसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन जो है, जो उसकी कशिश की वजह से है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो चांद है, चांद की भी अपनी कशिश होगी। अभी आप सोचेंगे सर चांद पे तो हम कभी गए नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इंसान चांद पे जा चुका है। अगर हम लोग, जैसे हम लोग ज़मीन पे खड़े होकर चांद को देखते हैं, आपको एक बॉल सा दिखता है, इसी तरह से अगर आप चांद पे खड़े होके देखें इधर इर्द गिर्द ऐसे ऊपर, तो आपको अर्थ भी नजर आएगी। जैसे यहाँ से चांद दिखता है, वैसे चांद के ऊपर जब आप खड़े होंगे तो आपको अर्थ दिख रही होगी। बस ज़रा ग्रीनिश सा प्लेनेट है ज़मीन, आपको पता है 8 प्लैनेट्स में से सबसे ये कलरफुल प्लेनेट है जो ग्रीन सी लुक देता है अगर इसको चांद पे खड़े होकर देखें। साइज का फ़र्क देख लें, ज़मीन जो है वो चांद से तकरीबन 6 गुना बड़ी है, और ज़मीन का जो मैस है, ज़मीन जो भारी है, वो चांद से तकरीबन 100 गुना भारी है। तो अगर हम लोग मून की ये वैल्यूज़, ये मैस ऑफ मून क्या होता है, तकरीबन ये 7.32 इंटू 10 पावर 22 किलोग्राम। ज़मीन का क्या था 6 इंटू 10 पावर 24। और रेडियस ऑफ मून जो होता है, ये चांद जो है, इसका जो रेडियस होता है, ये डियर स्टूडेंट होता है तकरीबन 1740 किलोमीटर, तकरीबन इसकी वैल्यू होती है। जो ज़मीन का रेडियस 6400 था, ये 1740 है, उससे तकरीबन कोई 5-5.5 गुना कम है। ये वाली वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ लगाएं तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास जो जी मून के लिए आएगा, या वैल्यू लगाएंगे 6 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 7.32 10 पावर 22 ओवर 10 पावर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास मून की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज कर लें कि ये मून है, और यहाँ पर मून की सरफेस पे ये उसके ऊपर एक टावर बना हुआ है, इसके ऊपर आप खड़े होकर कोई चीज़ ऐसे छोड़ते हो, तो अब वो चीज़ जो मून की सरफेस पे खड़े होकर आपने छोड़ी है, जिसने चांद पे गिरना है नीचे, चांद ने उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहे होना है, तो उस चीज़ की नीचे गिरते हुए हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? इतनी 1.6। इस पे भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डियर स्टूडेंट आप इस पे भी लगा सकते हैं ना। देखिए ना, ये जो आपके पास अब आंसर आया है ये वाला, इसका क्या मतलब हुआ? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई 0 प्लस जी ऑफ मून इंटू टी, वी एफ इज इक्वल टू 1.6 टी। तो अब क्या इसका मतलब हुआ कि t0 पे वेलोसिटी कितनी आई आपके पास? 1.6, सॉरी t0 पे 0 आई, और 1 सेकंड बाद वी एफ आई 1.6 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड बाद जब आपने 2 सेकंड यहाँ लगाया तो 16×2 = 32, तो ये आपके पास आ गया 3.2 इंटू मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चांद के ऊपर खड़े हो, तो चांद के ऊपर जब आप खड़े हो, वहाँ से आपने कोई चीज़ छोड़ी है, तो वो चांद के ऊपर गिरेगी, और उसकी नीचे गिरते हुए वेलोसिटी हर सेकंड में कितनी चेंज होती जाएगी? 1.6, फिर अगले सेकंड में 1.6 और बढ़ जाएगी, नीचे गिरते हुए फिर अगले सेकंड में 1.6 और बढ़ती जाएगी, और जब तक वो चांद के ऊपर जाके टकरा नहीं जाता उसकी सरफेस के ऊपर, तो तब तक उसकी वेलोसिटी 1.6 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में चेंज होती जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सन की। सन भी एक जाहिर है स्टार है, चाहे इसका भी तो मैस है। आप भूल जाओ यार, इसके ऊपर आग लगी है, रोशनी निकल रही है, फ्यूजन, सारा कुछ भूल जाओ। सन का मैस है, और जो भी मैस होगा उसकी कशिश होगी, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगी, और जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी कशिश भी ज़्यादा होगी। जैसे अर्थ का मैस ज़्यादा था तो 10 आया था, 9.8 आया था, इसका मैस कम था तो 1.6 आया था। अब ये जो सन है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सन की बात करें तो सन जो है, इसका मैस आप जानते होंगे, न्यूमेरिकल वगैरह स्कूल में करते थे, तो इसका मैस 2 इंटू 10 पावर 30 kg है। और सन का रेडियस जो है वो एग्जैक्ट तो मुझे अब याद नहीं है, तकरीबन 7 लाख किलोमीटर बनता है। ज़मीन का रेडियस कितना था? 6400 किलोमीटर। इसका रेडियस, सन का रेडियस कितना है? 7 लाख किलोमीटर। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सूरज ज़मीन से कितना बड़ा है। और मैस भी
इसका मैथ क्या था 10 पावर 24, इसका है 10 पावर 30। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग अगेन जी का वही रिलेशन यूज करें जो जनरल है, जो जरूरी नहीं कि अर्थ हो, कोई भी प्लेनेट है, कोई स्टार है, उसकी ग्रेविटी निकालनी हो तो आप यहाँ पर वैल्यूज लगाएंगे। ये जी तो सबके लिए वही लगना है, कैपिटल जी। ये जो एम है इसकी जगह पे आपने ये लगाना है कैपिटल जी 6, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट। और कैपिटल एम जो है ये मास है स्टार का या प्लेनेट का, और रेडियस यहाँ पर हम ये लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये इसका स्केयर बल्कि 10 की पावर किलो है, तो 10 की पावर 3 इसका स्केयर करेंगे तो जो सन है इसकी जो जी की वैल्यू है वो तकरीबन 275 मीटर पर सेकंड स्केयर तकरीबन ये आती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फिर कह रहा हूँ भूल जाओ, उस पर आग है जो है, ये ऑरेंज, मैंगो, एप्पल कुछ भी अगर ऐसे सन के ऊपर रख के ऐसे छोड़ोगे तो सन उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, और उसकी जो हर सेकंड में उसकी कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी 275 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 275 मतलब आपने छोड़ा, छोड़ने के एक सेकंड बाद वो नीचे कितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ गई 275 मीटर पर सेकंड। इसका क्या था 10, हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ती थी 10-10 करके। इसका क्या है 275, हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी 275। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी चीज़ इतनी तेज़ गिरेगी सूरज की तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप लोग इसी तरह से सिंपल गूगल करें। हमसे जो नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स, तो उसकी मास कितनी है, उसका रेडियस कितना है, गूगल करें आप, और उसकी वैल्यूज भी आप निकालेंगे तो आप उसकी जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि मार्स की ग्रेविटी कितनी है। इसी तरह से किसी प्लैनेट की, किसी स्टार की, किसी मास की ग्रेविटी निकालनी हो तो इस फार्मूले को आप यूज करें। इसमें ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सबके लिए यही लगना है, और ये जो एम और आर है ये प्लैनेट टू प्लैनेट, स्टार टू स्टार ये चीज़ें वेरी करेंगी, और जिसकी वैल्यूज आप यहां लगाओगे उसकी आपके पास कशिश, उसकी ग्रेविटी, उसकी पुल, उसकी खींचना, उसकी ताकत कितनी है वो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लैनेट जो है वो एक्चुअली हमें बताता है उस प्लैनेट की ताकत कितनी है जिससे वो आपको अपनी तरफ खींचे हुए है। जैसे मैं ज़मीन पे खड़ा हूं तो अब सपोज मैं फॉर एग्जांपल उछलता हूं ऐसे, तो आप मुझे बताएं कि एवरेज बंदा फुल जोर से ऐसे ऊपर को उछलता है तो कितना ऊंचा आ जाएगा। तकरीबन कोई ज़मीन की इस फर्श से वो 1.5 फीट ऊपर आ जाएगा, 2 फीट ऊपर आ जाएगा। तो एवरेज जंप जो होता है बंदा ज़मीन पे तकरीबन 1.5 फीट, आधा मीटर ऊपर उछल सकता है। अब आप सोचें कि क्या चांद पे खड़े हों अगर हम लोग, तो चांद पे भी आप इतना ही जोर लगाएं ऐसे, तो क्या वहां पर भी आप आधा फीट ही ऊपर आओगे? नहीं। ऐसे ही सूरज, सपोज उसकी सारी चीज़ें इग्नोर कर दो, वो एक फॉर एग्जांपल ऐसे एक प्लेनेट लाइक ही होता, तो क्या हम लोग उस पर खड़े होके जंप करते तो क्या उछल पाते? आप इन चीज़ों को थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें। देखिए जब हम लोग आपको कहते हैं ना यार सपोज देयर इज़ नो ग्रेविटी, उसका मतलब सपोजिशन ही है, आपको बताया ग्रेविटी हर जगह पे है। देखें हम लोग अर्थ के ऊपर जीरो ग्रेविटी वाला इन्वायरमेंट बना सकते हैं आर्टिफिशियली। कैसे बनाते हैं? बड़ा आसान काम है, वो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप सारी चीज़ें अपने दिमाग को बिल्कुल जीरो पे ले आओ। सपोज ज़मीन की कशिश नहीं होती,
आप कोई चीज़ जिधर रखते उधर ही पड़ी रहती, और अगर रखते वक्त थोड़ा बहुत वो मूव कर पड़ी है, आपने उसको रखते वक्त थोड़ा सा घुमा दिया है या मूव करवा दिया है, तो वो हरकत में रहेगी, फिर उसी वेलोसिटी से हरकत करती रहेगी। यही न्यूटन का पहला लॉ है ना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो हरकत में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसकी वेलोसिटी फिर तब्दील नहीं होगी। जिस वेलोसिटी से हरकत में है उसी वेलोसिटी से हमेशा हरकत में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन का लॉ यही है ना कि जब फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, मतलब एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स से है, और अगर फोर्स ही नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, कशिश ही नहीं है, तो अगर चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर हरकत में है तो फिक्स वेलोसिटी से अपनी हरकत को जारी रखेगी। ये न्यूटन का लॉ है, सिंपल। और इसकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली आप जीरो ग्रेविटी में ही कर सकते हो। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है या हरकत में है, इसका मतलब क्या है, ये आप अपने दिमाग को तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो जब आप अपने आप को जीरो ग्रेविटी में फील करो। ऐसे डे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जी चांद की ग्रेविटी कम है, तो इसका मतलब है अगर आप चांद पे चल फिर रहे हो तो ज़मीन पे चलने फिरने जैसा इन्वायरमेंट तो नहीं होगा। अब एक बंदा चांद पे चल रहा है, चांद की कशिश ज़मीन की कशिश से 6 गुना कम है, तो जब वो चलेगा उछलेगा तो उसका उछलना चलना जो है वो ज़मीनी इन्वायरमेंट जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि चांद पे कशिश कम है। इसी तरह से अगर आप सपोज हम लोग डिफरेंट प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर सपोज अर्थ है, और जैसे हम लोग ज़मीन पे खड़े हैं, और अभी मैंने आपको बताया था अगर मैं पूरे ज़ोर से भी उछलूँ सपोज, तो मैं जब जंप करूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ग्रेविटी की जी है, जी मीन्स यहाँ पर आप कह लें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ जब मैं उछलूँगा यहाँ से तो मैं तकरीबन 1.5 फीट यहाँ हवा में ऊपर उछलता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप चांद की बात करें तो चांद की जो वैल्यू है, अब ज़मीन की ग्रेविटी से मैं कंपेयर करूँगा, G/6 है, मतलब ज़मीन की कशिश से 6 गुना कम है। तो अगर एक बंदा चांद पे खड़ा है और उछलता है यहाँ से, तो वो तकरीबन 9 फीट ऊपर उसका जंप जो है वो यहाँ पर जितने ज़ोर से मैंने ऊपर उछला, कितना ऊपर गया, 1.5 फीट, 1.5 फीट। चांद पे उतने ही जोर से मैं उछलूंगा, कितना ऊंचा जाऊंगा, तकरीबन 9 फीट। इसी तरह से अगला हमसे प्लेनेट कौन सा है, मार्स। उसकी जी और आर की वैल्यू लगाएं तो उसकी जी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ज़मीन की ग्रेविटी से तकरीबन आधी है। तो अगर आप वहां पर उछलोगे तो यहाँ पर कोई बंदा अगर मार्स पे खड़ा है सरफेस पे उछलेगा तो वो तकरीबन 4 फीट का जंप लगा सकता है, 4 फीट ऊंचा जा सकता है। जैसे ये चांद जो है वो ज़मीन का चांद है, इसको आप लोग मून ऑफ अर्थ कहते हो। आपको पता है ना कि और प्लैनेट्स के भी मून होते हैं, जैसे मार्स जो है इसके 2 मून है, उसमें एक मून का नाम फोबोस है। और इसी तरह से इससे नेक्स्ट प्लैनेट्स, कई प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके 60 चांद हैं। मतलब चांद क्या है, कुछ भी नहीं, जस्ट एक, जैसे ये प्लैनेट है वैसे एक मैस का टुकड़ा है जो नेचुरली उस प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रहा है, कुदरत ने उसको घुमाया हुआ है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके 45 चांद हैं, किसी के 60 चांद हैं। तो मार्स जो हमसे अगला प्लैनेट है जहां पर इंसान अब जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर रोबोट्स वगैरह इंसान ने भेजे हैं लेकिन अभी खुद रिस्क नहीं लिया, तो वहां पर जाके जो देखा गया है उस मून के ऊपर, अगर उसकी ग्रेविटी के मुताबिक बात की जाए फोबोस के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि उसकी ग्रेविटी इस मार्स के जो मून की ग्रेविटी है वो इतनी कम है कि अगर आप वहां से जंप करोगे ऊपर तो आप मतलब वहां से वो जंप करोगे तो आप वापस उसके ऊपर वापस आओगे ही नहीं। मतलब उसकी कशिश है ही नहीं इतनी। जब कशिश है ही नहीं तो आपने एक दफा जंप किया तो आप ऊपर ही जाते जाओगे, जब उसको पीछे खींचने के लिए उसकी ताकत इतनी नहीं है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मून को इमेजिन करो, सन को इमेजिन करो, तो सन की जो ग्रेविटी है वो भी आपको बताया था 275, तकरीबन इससे 28 गुना ज्यादा है। अब आप इमेजिन करो कि अगर सूरज के ऊपर आप खड़े हों तो क्या आप उछल सकते हो? नहीं उछला जाना, आप जितना मर्जी, आपसे पाँव नहीं ऊपर होना। क्यों नहीं ऊपर होना भाई? इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, वो आपको पाँव उठाने की इजाजत नहीं देगा। चलना फिरना उछलना तो बड़ी दूर की बात है। ये तो ज़मीन के ऊपर हम लोग आदी हैं, ज़मीन की कशिश इतनी मुनासिब है कि हमें आदत है चलने की। किसी प्लैनेट जिसकी कशिश कम हो, आप जाके अगर उस पर चलेंगे तो नहीं चला जाना, जिसकी कशिश ज़्यादा हो तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये चीज़ें स्टार्ट पे क्यों थोड़ी सी अजीब लगती हैं, क्योंकि यार हम कभी किसी और प्लैनेट या चांद या कहीं गए ही नहीं,
और भाई जब जाओगे तभी आपको महसूस होगा ना मेरी ये सारी बातें। अभी तो जस्ट आप इसके मतलब समझ सकते हो ना कि ज़मीन के ऊपर रह के बाकी चीज़ों को तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, और इमेजिन करवाने का बेहतरीन तरीका आपको मैंने बता दिया है। डिफरेंट तरीकों से, एक्सपेरिमेंटली, इमेजिनरी, किसी भी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो सिंपली। और एक और मिसकंसेप्शन स्टूडेंट का, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उनको बहुत डिस्टर्ब करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको इस पे तो कन्विंस हो जाना चाहिए कि यार ये ऑरेंज है और ये बैलून है या एक फेदर है या एक टिश्यू पेपर है या कुछ भी है। अगर हवा ना होती इस कमरे में, ग्रेविटी होती, हवा ना होती, तो आप इनको ऐसे छोड़ते। तो हमने ये सीखा है कि इनका एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो दोनों का सेम होना था। दोनों का सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है कि दोनों नीचे एक साथ गिरेंगे, दोनों की वेलोसिटी हर सेकंड में 10-10 करके या 9.88 करके बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई। हल्की चीज़, भारी चीज़, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है, नियर सरफेस ऑफ अर्थ है, सेम होगा। अब मिसकंसेप्शन क्या है? स्टूडेंट से अगर पूछे ना कि यार दोनों नीचे कौन पहले गिरेगा कौन बाद में, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, चलो उन्होंने कह दिया सारे इकट्ठे, अभी हमने यही सीखा है। अभी स्टूडेंट से पूछे अच्छा यार बताओ ज़मीन की फोर्स दोनों पे किस पे ज़्यादा लगेगी, तो वो कहेगा सर दोनों पे एक जितनी लगेगी। अब ये एक जितनी लगेगी या नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे सेम है, मतलब दोनों में एक्सेलरेशन 9.8 या 10, मतलब दोनों की वेलोसिटी हर सेकंड में कितनी कितनी करके बढ़ रही है, 10-10 करके। चाहे कोई हल्की चीज़ है, चाहे कोई भारी चीज़ है, हवा तंग ना करे तो एक्सेलरेशन तो सबका, हर ऑब्जेक्ट का सेम ही होगा किसी प्लेनेट की सरफेस के ऊपर, जो उसकी जी की वैल्यू होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, फोर्स की बात कि ज़मीन फोर्स किस पे ज़्यादा लगाएगी, चलें इसको भी आप समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लें कि ये सपोज कर लें कि ये एक बॉल है और इसका मैस है 10 kg, एक और बॉल है ये 100 kg, एक और बॉल है ये है 1000 kg। ये मतलब मुख्तलिफ मैस की बॉल्स है, हवा वगैरह नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका जो वेट होगा F इज इक्वल टू होता है mg। चलें इसके साथ 1, इसके साथ m के साथ भी 1 लगा लें। ये क्या आएगा आपके पास, F1 इज इक्वल टू m1 10, g10 लिख लेते हैं फॉर अर्थ, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 न्यूटन। F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स या वेट का यूनिट न्यूटन और मैस का यूनिट किलोग्राम है। तो इसके ऊपर जब ये नीचे आपने इसको छोड़ा है तो ज़मीन इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है, इसके वेट जितनी। आप ये रिलेशन ये भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर। ये 6.67 10 पावर -11, मैस इसका लगाना है 10 और अर्थ का लगाना है कितना है 6 × 10 पावर 24, और रेडियस ऑफ अर्थ लगाना है 6400 10 पावर 3। इसका आप स्केयर करोगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ से भी आप निकाल के देखेंगे आपका आंसर तकरीबन 100 न्यूटन ही आएगा। जी की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 है, तो मैंने तकरीबन 10 लगाई है, तो आप अप्रोक्सीमेटली चेक कर लीजिएगा कि जो इस रिलेशन से आंसर आएगा वही इससे भी आएगा, दोनों के आंसर सेम होते हैं। चलें फिलहाल हम लोग इसी पे बात करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है इसके ऊपर ज़मीन की फोर्स या इसका वेट m2g, यहाँ पर आप लगाओ मैस इसका 100 है और ज़मीन की अट्रैक्शन 10, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, तो ये आपके पास कितना आ गया 1000 न्यूटन। तो F2 मतलब इसके ऊपर ज़मीन की फोर्स जो है या इसका जो वेट है वो 1000 न्यूटन। ज़मीन जो फोर्स लगा रही होती है नीचे इस चीज़ के ऊपर, वही इस चीज़ का वज़न कहलाता है और वज़न का यूनिट न्यूटन है। एक स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मैस और वेट में फ़र्क क्या है, तो डियर स्टूडेंट यही फ़र्क है कि मैस क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है कि 100 किलो है, उसके अंदर एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह सारे मिला जुला के उनका मैस कितना है वो नहीं बदलता। आप कोई चीज़ चांद पे है तो भी उसका मैस जितना यहाँ है, मतलब मैं मैस सपोज मेरा 100 किलो है, अब मैं यही कोट सारे कपड़े जूता शूता पहना है 100 किलो का हूँ, तो मैं चांद पे भी खड़ा 100 किलो का हूँ, मैं सूरज पे भी खड़ा 100 किलो का हूँ, मैं मार्स पे भी खड़ा 100 किलो का हूँ। जब तक कि मैं ये कोट उतारता हूँ मैस कुछ कम हुआ, मैं हाथ मेरा इधर से फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई बॉडी पार्ट या कोई चीज़ उससे सेपरेट ना हो तो उसका मैस नहीं बदलना। अब चांद पे मेरा वजन कुछ और होगा क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी और है, वहाँ पर मैं उछलूंगा तो ज़्यादा ऊंचा जाऊंगा क्योंकि ग्रेविटी कम है, मेरा वजन उधर कम होगा। और अगर मैं सूरज पे खड़ा हूँ तो जाहिर है मेरा वजन, मैस तो मेरा 100 है, ज़रब जी क्या करना है 275, यहाँ पर जी क्या कर रहे हो 10, सन का जी क्या है 275, तो 10 को जब 275 से करोगे तो 2750 न्यूटन
मेरा फॉर एग्जांपल ये 10 किलो वाली चीज का 2750 न्यूटन आंसर आता अगर ये सन पे पड़ी होती। तो चले खैर, इसका डियर स्टूडेंट्स आपके पास फोर्स कितनी लगी m3g और F3 इज इक्वल टू 1000 kg और g 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000 न्यूटन। तो F3 क्या आ गया आपके पास 10,000 न्यूटन। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात कि यहाँ से आप इसको फिर सोचो, ऑरेंज ये बैलून, ये हल्का सपोज 10 kg, ये भारी सपोज 1000 kg। तो ज़मीन के ऊपर फोर्स, ज़मीन की फोर्स इस पे भी नीचे को लग रही है, इस पे भी नीचे को लग रही है, लेकिन इस पे फोर्स ज़्यादा है। ये नंबर आप चेक करें, ज़्यादा आंसर है। और इसके ऊपर जो फोर्स है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, अब ये नहीं है कि ये 10 किलो का, ये 100 किलो का, 1000 किलो का। मैं वैसे कह रहा हूँ कि हल्की चीज़ के ऊपर ज़मीन कम फोर्स लगा रही होती है और भारी चीज़ के ऊपर ज़मीन ज़्यादा फोर्स लगा रही है। यहाँ पर फिर प्रॉब्लम, स्टूडेंट कहते हैं सर जब फोर्स ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा क्यों नहीं पैदा होता। ओ भाई यहाँ पर आप एक बात और भूल जाते हो, मैस को। ओ भाई मैस को भी देखो यार, मैस किसका ज़्यादा। आप देखें पहले, आप एक्सेलरेशन आप सिंपल पहले इस पे बात करें डियर स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन यहाँ पर अगर हम लोग जी की बात करें तो वो जो चलें F इज इक्वल टू क्या होता है ma, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है। यहाँ से A इज इक्वल टू F ओवर m। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं A की बात करूँ तो F क्या लगाऊंगा, यहाँ मैं लिखता हूँ F1 ओवर m1। F1 कितना है 1000, हाँ सॉरी 100, और m1 कितना है ये 10। तो A क्या आया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से बात करें, A इज इक्वल टू F2 ओवर m2। इसको आप A11 कह लें, इसको आप A2 कह लें। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग F2 क्या लगाएंगे, ये 1000, और M2 यही लगाएंगे ना, ये वाली 100। तो ये आपके पास आंसर A2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको देख लें, A3 F3 ओवर M3। अब F3 क्या लगाना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर F3 ये लगाना है 10,000 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर मैथ क्या लगानी है, ये वाली 1000। ये 3 0 इससे गए, आंसर क्या आया A3 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो सेम है। अब इसको आप क्या कहते हो, सिंपल यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, इसको G कह लो, कि मतलब ये G है। जब तीनों आंसर आपका ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, तो आप कह लो यार ये सारे आंसर सेम है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये हल्की चीज़ है, ये भारी चीज़ है। जब ऐसे बात कर रहे हो आप, इसके ऊपर फोर्स कम लग रही है, इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही है। अब एक्सेलरेशन दोनों का सेम। अब इसको आप ऐसे देखो ना कि एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू F ओवर m। ए दो सारे केसेस में आंसर क्या आया है 10। अब देखो जिसका देखें F ओवर m, अगर मैस ज्यादा होगा, ये देखें ये देखें, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, और फोर्स और मैस की रेशो एक्सेलरेशन है। यहां पर हमने देखा कि इस केस में फोर्स 100 मैस 10, इस केस में फोर्स 1000 मैस 100, इस केस में फोर्स 10,000 मैस 1000। आंसर तो सारे आंसर्स तो 10 ही आए हैं। अब यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऐसा ही है कि हल्की चीज पे कम फोर्स लगती है, भारी चीज पे ज्यादा फोर्स अर्थ की लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशंस भी मुख्तलिफ हों। आप मैथ्स को क्यों भूल जाते हो। चले यार इसको छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि सपोज मेरी आंखों पे ना ऐसे सपोज ऐसे पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, आंखें आपके ऊपर पट्टी बंधी हुई है। अब सामने ना एक फुटबॉल पड़ा है और आपको कहा जाता है यार फुल, पहले आपको आंख पट्टी खोल के दिखा देते हैं जी ये फुटबॉल है, और आपने फुल जोर से उसको हिट करनी है, ठुड्डा मारना है उसको, सपोज किक लगानी है फुल जोर से। आप ऐसे पट्टी बांध लेते हो आंखों के ऊपर सपोज ये, और फुल जोर से ला के उसको ऐसे पाँव लगाते हो। ये फुटबॉल की वेलोसिटी क्या है 0, जैसे ही उसको किक लगी उसकी वेलोसिटी हुई 100, मतलब एक्सेलरेशन कितना 0 से उसकी वेलोसिटी 100 ही, तो सपोज एक्सेलरेशन पैदा हुआ 100, ठीक हो गया। अब आपको दोबारा फिर पट्टी बंधी हुई है, वो आपको कहता है चले जी
मैं दूसरा फुटबॉल रख रहा हूं, आप करो। अब वो क्या करता है, फुटबॉल की जगह रख देता है एक पत्थर। ठीक है, फुटबॉल था 1 किलो का, पत्थर है 20 किलो का। आपकी आंखों पे पट्टी है, आप फिर फुल जोर से फुटबॉल समझ के फुल जोर से ला के फिर उसको ऐसे किक लगाते हो। एक तो आप छोड़ो, आपका क्या बनेगा, उसको भूल जाओ कि आपके पाँव का क्या बनेगा। मुझे ये बताओ, क्या वो पत्थर भी 0 से 100 तक जाएगा? नहीं जाएगा। देखो यहां पर आप लोगों ने दोनों दफा किक जो लगाई है, फोर्स सेम लगाई है, लेकिन जिसका मैस कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हुआ है, और जिसका मैस ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ है। कब? जब फोर्स सेम लगे। यही बात है ना यहां पर। अब इस केस में क्या है कि फोर्स सेम नहीं है, हल्की चीज पे कम फोर्स है, भारी चीज पे ज्यादा फोर्स है, उससे भारी चीज पे फोर्स ज्यादा है, मैसेज भी डिफरेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम है। ज्यादा मैस पे ज्यादा फोर्स लगे तो ही एक्सेलरेशन सेम आता है। यहां से अभी मैं आपको न्यूटन लॉज की तरफ लेके जब जाऊंगा तो उसमें मैं आपको इन चीजों को और क्लियर करूंगा। फिलहाल आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि यार, जब मैं कहता हूं ना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, हरकत में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत में रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लगे। तो जीरो ग्रेविटी में सोचो, जब मैं कह देता हूँ F = ma एक्सेलरेशन, जब आपको कहा जाता है ना कि यार चीजें सेम एक्सेलरेशन, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ, तो उसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स चेंज हो रही है। और ये कॉन्सेप्ट जब बंदा पहली दफा सुनता है, मुझे भी बड़ी टेंशन हुई थी, मैं भी मार्कर पेंसिल पकड़ के बैठा रहता था, यार की चक्कर है यार, कभी फोर्स की है कभी एक्सेलरेशन की है। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ मैं कई दिन मैं पढ़ना ही छाड़ता सी। मैं कहा यार दिमाग नहीं, चीज़ां नहीं समझ आती। लेकिन जब इन चीज़ों की समझ आई, थोड़ी तंगी हुई, इरिटेशंस हुई, लेकिन जब समझ आ गई ना तो तब यार अब फिजिक्स का अपना ही मज़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटी और ग्रेविटी क्या है मैं फिर एंड पर कहूँगा, मुझे नहीं पता ग्रेविटी क्या है, लेकिन ग्रेविटी की प्रॉपर्टीज़ जो स्टार्ट पे आपको मैंने इंटरव्यू में सुनाई थी, ग्रेविटी की प्रॉपर्टीज़, जी की वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट, इसका मतलब क्या है। और अभी सारे लेक्चर में हम लोगों ने जी की वैल्यू किसी भी प्लैनेट की सरफेस पे बात की है, उस प्लैनेट पे खड़े होके वहाँ पर जो आपको जी फील हो रहा है उसकी बात की है। अभी हमने जी की वेरिएशन की बात कमिंग लेक्चर्स में करनी है कि जी हाइट के साथ, जी जो है वो डेप्थ के साथ किसी प्लैनेट में, और घूमने की वजह से जी में जो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, इन सारी चीज़ों को हम लोग इन कमिंग लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी इन सारी बातों की समझ आई है तो लास्ट पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, मेरी असाइनमेंट समझ लें, या ये समझ लें कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करने में कामयाब हो गए या आपको इसके आंसर का आइडिया हो गया तो समझ लें आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझ लें कि सपोज आप एक बिल्डिंग जो है, सपोज आप बुर्ज खलीफा टावर पे खड़े हो, और ये जो टावर है वो, चलें बुर्ज खलीफा नहीं, आप समझ लें कोई और बिल्डिंग है, और ये ज़मीन से फर्श से कितनी ऊंची है, सपोज 125 मीटर ऊंची है, आप उस पर खड़े हो। अब आपके दोनों हाथों में एक बॉल हैं दो, सपोज ये एक बॉल डियर स्टूडेंट्स है सपोज 10 किलो का, और एक बॉल है 5 किलो का। ठीक है, मतलब ऐसे आप सपोज कर लें जैसे ये दो बॉल हैं आपके पास ये, और आपने उसको उस बिल्डिंग से उनको छोड़ना है। ठीक है, सपोज देयर इज़ नो एयर, हवा जो है वो आप समझ लें नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है 5 किलो 10 किलो, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप छोड़ोगे तो एक्सेलरेशन जो है इनमें से किस में ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन। एक, क्या आपने बताना है कि एक्सेलरेशन ज़्यादा किस में होगा या दोनों में सेम होगा। दूसरा, आपने ये बताना है कि ज़मीन जो इन दोनों के ऊपर फोर्स लगा रही है किस पर ज़्यादा लगाएगी और किस पर कम लगाएगी। तीसरा ये है कि पहले जो है वो हिट द ग्राउंड फर्स्ट, के ज़मीन किस आपके ज़मीन के ऊपर टकराएगा पहले कौन। ठीक है, और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हिट विद ग्रेटर वेलोसिटी, ज़मीन पे आके जब टकराएगा तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कौन ज़्यादा
ज़्यादा वेलोसिटी से आके टकराएगा या दोनों सेम वेलोसिटी से आके टकराएंगे। देखिए इनको सॉल्व करने के लिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। वी आई 0 0, बाकी आप रिलेशन यूज़ कर सकते हो इनको सॉल्व करने के लिए। एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा, फोर्स ज़मीन की किस पे ज़्यादा लगेगी, ज़मीन से पहले आगे कौन टकराएगा, ज़मीन से ज़्यादा वेलोसिटी से कौन टकराएगा, और इसके अलावा ज़मीन से जब टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हो, हाफ एम वी स्केयर। तो जब ये ज़मीन पे टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी। इसके अलावा इनको टाइम कितना लगेगा दोनों को, मतलब 5 किलो वाली चीज़ को नीचे आके टकराने में कितना वक्त लगेगा और 10 किलो वाली चीज़ को नीचे आके टकराने में कितना लगेगा। दोनों को आपने साइमल्टेनियसली छोड़ा है, बैक वक्त छोड़ा है, और ये सारी क्वेश्चन मेरे एक साथ छोड़ने से रिलेटेड है, ये आपने सोचना है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब ये ज़मीन पे आके टकराएंगे तो ज़मीन के ऊपर जब ठा करके आगे टकराएंगे तो ज़मीन पे फोर्स ज़्यादा कौन लगाएगा। अगर आप इन चीज़ों को करेक्टली सोचने में कामयाब हो गए तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि सर इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा और या आपको क्लियर करूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे मेरी वही रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और इसका मुझे भी फ़ायदा होगा। ये चैनल कितना ग्रो करना है, कितना ऊपर जाना है, कैसे ऊपर जाना है, ये सारा आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप ही मेरी स्ट्रेंथ हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।